अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, दिल बोझल है क्योंकि एक तरफ लाहौर में मां और बेटी का सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होना और दूसरी जानिब सानिया गुल प्लाजा में मजीद 12 लाशों की शनाख्त। ये दो खबरें महज वाक़यात नहीं, ये एक ऐसे निज़ाम की चीर फाड़ करती हुई शहादतें हैं जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इक़्तिदार तो रखता है मगर इंसान की जान की कोई कीमत तस्लीम नहीं करता। ये दोनों अलमिए एक ही चीख हैं और सवाल भी एक ही है कि क्या इस मुल्क में गरीब की जान वाकई इतनी सस्ती है? पंजाब हुकूमत बरसों से अवामी तहफ़्फ़ुज़, स्मार्ट सिटी और ज़ीरो टॉलरेंस के नारे लगाती आ रही है, मगर लाहौर के दिल में खुली सीवरेज लाइन में एक माँ अपनी बेटी समेत मर जाए कि नारे खुद अपने ऊपर मातम बन जाते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि हादसा होने दिया क्यों गया। दूसरी तरफ सिंध, जहां सानिया गुल प्लाजा ने दर्जनों खानदानों को उम्र भर का रोग दे दिया, 12 मजीद लाशों की शनाख्त ने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। मगर इससे ज्यादा तशवीशनाक बात सियासी जमातों की तहकीकाती रिपोर्ट्स पर उठने वाले शकूक व शुबहात हैं। जब तहकीकात खुद मशकूक हों, जब रिपोर्ट सियासी बयानिए के ताबे हों, तो इंसाफ की लाश सबसे पहले गिरती है। यहाँ भी इंतजामिया की नाअहली, बिल्डिंग कंट्रोल की मुजरिमाना गफलत और इदारों की मिली भगत सवालिया निशान बन चुकी है। पंजाब हो या सिंध, दावे भी एक जैसे हैं और नताइज भी एक जैसे। लाशें, आंसू और फिर खामोशी। रियासत का काम सिर्फ मरने के बाद नोटिस लेना नहीं बल्कि मरने से पहले हिफाजत करना होता है, मगर यहाँ इदारे तब जागते हैं जब कैमरे ऑन हों और फिर चंद दिन बाद सब कुछ वैसे ही हो जाता है। प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में हम पंजाब और सिंध की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सालमियत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पर। जदीद अस्करी महारत और खुद इन्हिसारी की नई मंजिल की बात होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा भावलपुर इस हकीकत का मजहर है कि पाक फौज ने जंगी अनासर के बाहमी इश्तराक को अपनी दिफाई हिकमत अमली का महवर बना लिया है, जहाँ रिवायती ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी एक अकाई बनकर काम करते हैं। मैदान जंग के बदलते हुए तेवर अब एक आम सिपाही से बुलंद दर्जे की तकनीकी महारत का मुतालबा करते हैं और यही वजह है कि पाक फौज अपने जवानों को जदीद तरीन डिजिटल आलात और साइंसी उलूम से लेस करके एक स्मार्ट फोर्स में ढाल रही है। इसी पे पैनल की राय जानेंगे कि कितना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आगाज़ हम करेंगे लाहौर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से। अपने पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अब्दुल्ला गुल साहब आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे और फ़ारूक वराइच भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाहौर में आखिर ये वाक़या हुआ कैसे और अभी तक की जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है वो क्या बता रही है, इसको जानने के लिए हमारे रिपोर्टर हैं आतिफ मलिक, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जान लेते हैं। आतिफ, ये बताइए कि ये वाक़या कब और कैसे हुआ और इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट क्या बता रही है? जी बिल्कुल जी, ये वाक़या गुज़श्ता रात गुज़श्ता शाम 7 बजे के करीब लाहौर के एक मशहूर इलाके भाटी के इलाके में ये वाक़या पेश आया, जब एक फ़ैमिली शोरकोट से लाहौर दाता साहब हाज़री के लिए आते हैं और यहाँ से जब वो निकलते हैं अपने रक्शे पे, तो ये रक्षा जो है उनको पार्किंग के लिए एक जगह पे लगवाई है जो कि दाता साहब के सामने, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी सारी है। लेकिन ये वाक़या इन मासूम जानों के बाद जब कबीना, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो महकमे वो हरकत में आए, तो आज मैं अभी उसी स्पॉट पे खड़ा हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो सीवरेज है, वो जहाँ पे वो बच्ची जो है सादिया 24 साल अपनी 10 माह की बच्ची के साथ जब वो रक्शे से उतरती है, तो एक जो अनकवर्ड जो होल था उसके ऊपर आर्जी तौर पे उसको एक चादर से कवर किया गया था। वो रात की अंधेरे में जब वो दूसरा स्टेप अपना आगे करती है तो वो उस मेन होल में वो गिर जाती है। जब वो मेन होल में गिरती है तो ये वाक़या शाम 7 बजे का बताया जाता है। उसके कुछ देर बाद ही 7:12 पे रेस्क्यू 1112 को कॉल की जाती है, जबकि रेस्क्यू वाले बताते हैं कि उनको 7:25 पे कॉल आती है और उस वक्त गाड़ियाँ डिस्पैच कर दी जाती हैं। यहाँ पर रेस्क्यू जो अपना टाइम बताते हैं कि रेस्क्यू वाले यहाँ पे तकरीबन 7:45 पे अच्छा, आतिफ से रब्ता हम बहाल करेंगे। आप हमें डिटेल्स बता रहे थे कि ये वाक़या कब और कैसे हुआ।
माजिद साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो पंजाब हुकूमत बरसों से नारे लगाती रही है कि जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ है उसको हमने यकीनी बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है हमने लाहौर को ख़ास तौर पर, फिर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लाहौर के दिल में एक ऐसा वाक़या हो जाना और फिर वाक़े को भी इस तरह से मुबहम बना दिया गया, क्योंकि शुरू में ये कहा गया कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है, उसके बाद लाश भी मिल गई और उसके बाद तहकीकात भी शुरू हो गई और फिर पता चल गया कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, तमाम तर डिटेल्स भी सामने आ गई। तो कैसे आप देखते हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को, कौन है जिम्मेदार इस वाक़े का? जी जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इस अफसोसनाक वाक़े के दो पहलू हैं। एक तो ये कि वो तमाम इलाका जहां पर ये तरक्याती काम हो रहे थे और जहां जहां ये तरक्याती काम होते हैं, क्या वहां पर एसओपीज का ख्याल रखा जाता है? क्या वहां पर मायार के मुताबिक हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाता है या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी की बात करते हैं तो उसमें हुकूमतों की जानिब से कॉस्मेटिक्स और नमूदो नुमाइश के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बुनियादी काम नहीं किए जाते। और ये जो कल का वाकया है ये भी उसी चीज की अक्कासी करता है कि जब इश्तिहारात के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, तकारीर के ऊपर ज्यादा जोर होगा और जो बुनियादी करने के काम है वो नहीं होंगे, तो फिर इस तरह की नाअहली और गफलत सामने आती है। अब इसका दूसरा हिस्सा इससे आगे बढ़कर है कि इंसानी गफलत के वाकयात पूरी दुनिया में रूनुमा होते हैं, तो उनके ऊपर क्या मायारी तरीका है जिससे उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। पहली जो नालायकी और नाअहली सामने आई वो ये है कि इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल नहीं थी। और हम सब जानते हैं बतौर सहाफ़ी के इसको किसी भी ऐसे इवेंट को, इंसिडेंट को डेवलपिंग स्टोरी कहा जाता है कि जिसमें आप वाकयात की तरतीब को देखते हुए नताइज अखज़ करने के लिए इंतजार करते हैं कि अभी चीजें हो रही हैं, अभी कंफर्म खबर नहीं आई। सही। इस सारे मामले के अंदर ये कह देना कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमें वासा वाले कह रहे हैं कि जी टेक्निकली यहाँ पर तो खुदा न खास्ता कोई लाश जा ही नहीं सकती, या पुलिस का मुतासरा फैमिली के ऊपर ही शक का इजहार शुरू कर देना, मुबैना तौर पर उनको हरासा करना, तशद्दुद करना। अब ये वो सारे मामलात हैं जो हुकूमत की इदारों की रवायती नाअहली को साबित करते हैं कि जिसके अंदर वो जज्बात से आरी डंग टपाओ पॉलिसी के तहत सब काम कर रहे होते हैं। और ये हमें उसका एक बड़ा भरपूर पैकेज नजर आता है कि जिसमें तमाम जगहों पे जो जो गफलत अमूमी तौर पे आवाम को फेस करनी पड़ती है वो नजर आई। तो इसीलिए आज भी हम ये देख रहे हैं कि सारा कुछ होने के बावजूद भी जो मुतासरा फैमिली है वो पुलिस प्रोटेक्शन में है, उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही। मियो हॉस्पिटल लाहौर में जहां पर लाशें मौजूद हैं वहां पर एसएचओ और पुलिस उनके साथ थी, उनको बाकायदा उन्होंने अब इसे हिफाजती हिरासत ही कहा जाएगा, इससे ज्यादा इसे क्या मुहज़्ज़ब नाम दिया जाए। तो अभी भी ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा। तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत और उसके जिम्मेदारों पर एक सवाल उठता है, जिसकी गफलत है उसको इसका जवाब देना चाहिए, एक मौसर एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल सही। ताकि आइंदा इस तरह के मामला आपने बहुत अच्छे से दो पहलू इस वाक़े के वाज़े कर दिए हैं। अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप इस अफसोसनाक वाक़े को किस तरह से देखते हैं? किसकी गफलत है ये, और क्या कोई इदारा या कोई ओहदेदार इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये नहीं है कि कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा, जिम्मेदारी तो यहाँ कोई कबूल करता ही नहीं है। अभी आप देख लें ना कि किस तरीके से जो है वो हमेशा से जो है वो बाजी पलट दी जाती है। एक बार पहले भी हुआ था जब आपको पता है कि जो मुद्दई थे उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया गया था, उनको खामोश बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी और जो बेचारे लोग थे मुतासरा
उनको जो है वो खामोश करा दिया जाता है, या पैसा दे दिया जाता है, या डरा दिया जाता है, या कोई नौकरी का झांसा दे दिया जाता है। बुरे हालात हैं लोगों के। बात यह है कि सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये आपको बाकी सूबों में भी जो है इसी तरह से जो नाखुशगवार वाकयात हैं वो नजर आएंगे। आपको याद होगा साहिवाल का एक वाकया हुआ था, जहां काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वालों ने और वो जो इलीट फोर्स वालों ने मार दिया थे वो बच्चे के माँ बाप जो थे, और उसके सामने जो दो बहन भाई थे, छोटे छोटे बहन भाई थे। और वो फिर वाकया का क्या बना, वो तमाम लोग जिनको नाअहल कर दिया गया था वो बाद में बहाल हो गए। क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं था? तो फिर ये तो इंसाफ की बर्बादी फेर दी थी ना। लेकिन मसला यहाँ ये है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर जो वीडियोस नजर आ रही हैं, जो दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से वो खातून जो है वो आवाजार होके और वो जिस तरह से बात कर रही हैं, और फिर पहले जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट करना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये बात कर रही है और डिप्टी स्पीकर जो है ये बात कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने तो ये इसको तो सारा जो है वो फेक प्रोपेगेंडा कह दिया था। तो क्या किसी की जान चली जाती है, आप उसको फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, तो ये क्या यहाँ पीका एक्ट जो है वो लागू नहीं होता? कि यानी कि सिर्फ हुकूमत के खिलाफ जो चीज बोली जाए, लेकिन क्या अवाम के कोई राइट्स हैं? आप मुझे बताएं, इस मुल्क में कंज्यूमर राइट्स कहाँ हैं? आप एक गलत सौदा ले लेते हैं, कोई पूछते नहीं है। आखिर ये जो जितनी भी डेवलपमेंट फंड है, ये आप, मैं और हमारे नाजरीन इनके पैसों से मिल रहे हैं ना। तो फिर अगर वहां हुकूमत ने वो उसके लिए कार्रवाई नहीं की और वहां इस किस्म के मैनहोल गटर और दीगर चीजें जो हैं वो खुले छोड़े में हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? बात तो ये है जवेरिया बेटा कि ये somebody है तो भी रिस्पॉन्सिबल। तो लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है 5300 अरब की करप्शन हुई है, आपने किसी को सजा पाते देखा? किसी को सजा नहीं मिली। तो जब सजा नहीं मिलेगी तो फिर आप ऐसे वाकयात में रोजाना जो है रफा देखेंगे, इसके अंदर कमी नहीं आएगी। गरीब का गला घोंट दिया जाता है, गरीब को इंसाफ जो है वो उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ आईनी अदालत बना दी जाती है तकरीबन 35 केसों के लिए, लेकिन जो लखूखा केस जिनके जो है लोग रुल गए हैं, जिनकी नस्लें खत्म हो गई हैं, चौथी नस्ल आ गई है, उनका फैसला नहीं हो रहा, उनके लिए किसी ने कभी सोचा? रात को अदालतें खुलती हैं, लेकिन वो सियासत के ऐवानों के लिए खुलती हैं। वो कभी उस गरीब के लिए नहीं खुलती जिसके बेटे को उसके सामने जो है वो टुकड़े कर दिया गया। वो उस औरत के लिए नहीं खुलती जिसकी बेटी से जो है उसके सर पे चादर उतार दी गई और उसको जो है दरिंदों ने नोच लिया। उसके लिए यहाँ कुछ नहीं होता। तो ये क्या वो ये जिसको कहते हैं ना कि चांद यहाँ ना निकला कर। बात तो ये है, अफसोस की बात यह है कि इंसाफ के तकाजे, अब जो रिपोर्ट्स आई, इंसाफ का दोहरा मयार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब। फारूक फड़ाइद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, गरीब का मरना अब एक मामूल बन चुका है। सिर्फ हम देखते हैं कि सिर्फ सूबे बदलते हैं, जगह बदलती हैं, लेकिन गरीब जो है वो जब मर जाता है तो उसके बाद एक तो सियासत शुरू हो जाती है, उसके बाद हम एक वावेला ज़रूर देखते हैं। कुछ लोगों को हम ये भी देखते हैं कि हटा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद बिल्कुल मामूल पे हालात आ जाते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो वज़ीर आला पंजाब ने मैन होल्स के हवाले से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दी थी, जो हमने सुनी भी और जो हमने देखी भी। अगर वो इंस्ट्रक्शंस थी तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? बहुत शुक्रिया आपका। इंस्ट्रक्शन उनकी थी, लेकिन अभी मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, सैनी कहते हैं कि गलती नहीं, गलती पे जो इसरार होता है ना, वो बाज़ दफा आपको डुबो देता है। यानी आप अंदाजा ये करें कि लाहौर को और पंजाब को बेहतर दिखाने के मामले में कि भाई पंजाब में लाहौर में सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये रेट कायम करने के चक्कर में एक हादसा हुआ। और हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ कि एक बंदा दुहाई दे रहा था कि यार मेरी फैमिली अंदर चली गई है, और उसको आपने बिठा लिया। फिर आपने अपने जो तर्जुमान है, जो बदकिस्मती से हमारी सफ़ों में है साफी, जो ये गलत, जो फेक न्यूज करार देते रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जब आप गलती को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो गलती को ठीक कैसे करेंगे? पंजाब हुकूमत के अंदर जो कुछ लोग हैं
वो अल्लाह माफ करे, उन्होंने कहा कि ये बात वज़ीर आला तक ना पहुंचे। उन्होंने बजाय इसके कि हादसे को, अपनी गलती को मानते, उसको ठीक करने की कोशिश करते, रेस्क्यू के इंतजाम करते, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि भाई ये तो है ही फेक है। आप अंदाजा करें कि खुद किसी के साथ कुछ हो जाए और हम उसे उसके मुंह पे ये कह दें कि तुम झूठ बोल रहे हो और हम उसकी मदद ना करें, तो रियासत अगर ये रवैया अपना ले, हुकूमत ये रवैया अपना ले, तो यहाँ पर किसी के साथ क्या होगा। अच्छा, फिर ये कहानी सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कहानी। जैसे अगर पूरे पाकिस्तानियों को कहीं पे भी आप कह रहे हैं कि हर जगह पे एक जैसा सलूक ही हो रहा है, मैं बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक एक जैसा निसाब ही देख रहा हूँ। बदकिस्मती से ये पाकिस्तानी जो है ना अदालत से कुछ ले पा रहा है रिलीफ, ना सरकारी हॉस्पिटल से ले पा रहा है। उसके लिए जो सड़कें हैं वो भी उसके लिए वबाले जान है कि वो मेन हॉल के अंदर उसकी फैमिली गिर जाती है और उसके जब वो इंसाफ के लिए कुछ मांगता है तो हमारे साफी कुछ हैं वो हुकूमती तर्जुमान बन के कहते हैं कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बंदा इस होल तो के अंदर गिर ही नहीं सकता। पुलिस का किरदार, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि पहले कायम अनाउंस किया गया फेक न्यूज है, पुलिस ने खामिंद को खबर यह है कि गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू हो गई, पुलिस का किरदार किस तरह से आप देखते हैं? और दूसरा ये कि जब इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, क्या मेजर्स होते हैं जो वहां पे नहीं लिए गए? बड़ा आप मुझे मुख्तलिफ जगह, खास तौर पे कहीं पे, ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। पूरी दुनिया में जहां पे तामीर हो रही हो ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो वहां पे उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि वहां पे इजाजत नहीं होती जाने की, और वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है वो जिम्मेदार होता है अगर वहां पे कुछ हो। यहाँ पे देखेंगे जिस इलाके में ये हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हुकूमत कर रही है, यहाँ पे कहीं आपने देखा है सेफ्टी मेजर क्या है कि वहां तक लोगों की रसाई ना हो, रास्ते को बंद किया गया हो, कोई बच्चा कोई भी जा सकता है वहां पे। लेकिन अब बात ये है कि ये सारी एहतियाती आपको पहले करनी थी। ये वो लाहौर दिन हुए हैं, आपके वजीर आजम से लेके वजीर आला पंजाब, आपकी आधी से ज्यादा जो फेडरल कैबिनेट है ये उसका शहर है। अगर उनका ये हाल है, वजीर आजम वजीर आला और आपकी आधी से ज्यादा कैबिनेट का ये हाल है, जहां पे रोज वहां से लोग गुजरते हैं, ये बड़ा कोई ऐसे गैर मारूफ इलाका नहीं है जहां पर ये काम हो रहा है, और वहां पे कोई हिफाजती इंतजाम ही नहीं थे इस हवाले से, यानी कि वहां तक पहुंच कैसे गया, कोई रसाई कैसे हो गई। और फिर उससे बढ़कर ये है कि सबसे पहले मेरे ख्याल है वज़ीर आला पंजाब को अपने उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए, उन लोगों को फौरी तौर पे यहाँ से, चाहे वो इतलात के लोग हों, चाहे वो जो उन तक गलत इतलात पहुंचा रहे थे, और उन्होंने एक हादसे से ज्यादा ये कि मैं फिर कह रहा हूँ गलती, और फिर उस पर इसरार, पंजाब हुकूमत का रवैया ये था। क्योंकि गलती को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे तो उसको फिर रेक्टिफाई किस तरह से किया जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाने। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सानिया गुल प्लाजा की बात करेंगे। मजीद 12 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त हो गई है। गुल प्लाजा पे हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। अब तक वहाँ पे क्या हुआ और जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, क्योंकि जुडिशल कमीशन बनाने का भी ऐलान हो चुका है। क्या तफसीलातें जानेंगे उनसे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, सानिया गुल प्लाजा की बात करते हैं। 12 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई है। हमारे रिपोर्टर औरंगज़ेब अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। औरंगज़ेब, ये बताइएगा कि कितने अफराद अब तक लापता हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या बता रही है, और क्या वजूहात हैं कि उस रिपोर्ट पर शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया जा रहा है। जी देखें, जुडिशल कमीशन का जो वो मुतालबा किया जा रहा है, और हाजिर जज से जो है वो इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात के लिए जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से ख़त लिखा गया है। बज़ाहिर जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो पहले दिन से जो है वो सामने आ रही थी चीज़ें, उसी को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि जिस दिन ये 17 तारीख और हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे के बाद इस बदकिस्मत प्लाजा में
जो आग लगी थी और तमाम तर जो नाअहली और जो गैर प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर इदारों की तरफ से देखा गया था, उसी को जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। लगता बज़ाहिर यही है, रिपोर्ट के मंदरजात जो है पढ़ के उसे जो है वो ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया से देखकर बनाया गया है, या फिर जो ऐनी शाहिदीन थे और वक़ुआ के बाद से जो मुसलसल मनाजिर थे, जो चीज़ें सामने आ रही थी लोगों के थ्रू, उसे जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। बाकायदा तहकीकात नहीं की गई, क्योंकि जब ये आग लगी थी उस वक्त फौरी तौर पे जो है वो हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे थे, और फायर ब्रिगेड का जो ऑपरेशन था, जो आग बुझाने का अंदाज था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो है वो आग को जो है वो सिर्फ इतना जो है वो लाइटली ले रहे हैं कि उसे बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त खासा जो है वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में दुकानदार और जो ऐनी शाहिदीन थे, सब यही बता रहे थे कि अंदर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन हमने जो है वो मुसलसल 3 रोज़ तक यहाँ पे आई विटनेस किया, और उनका जो है वो यही जो है वो कोशिश नज़र आ रही थी कि या तो जो है वो दीवारों पर पानी मार के उसे कूल कर दिया जाए ताकि अंदर जो आग है वो उस पर जो है वो असरअंदाज हो और आग बुझ सके। लेकिन जो है वो मेज़नाइन फ्लोर से ये जो लगने वाली आग थी, इसने इतनी तेज़ी से पेट्रोकेमिकल अंदर होने की वजह से और तमाम जो फायर के गुड कंडक्टर समझे जाते हैं, जिससे आग तेज़ी से फैलने में मदद मिलती है, वो तमाम ही इस प्लाजा के अच्छा, इस रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की टीम की ताख़ीर से पहुंचने का भी एतराफ़ हुआ है, और ये भी एतराफ़ किया गया है इस रिपोर्ट में कि उनके पास आलात मौजूद नहीं थे। औरंगज़ेब, ये बताएं कि जो मुतासरीन हैं और जो जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, वो क्या मुतालिबात रखते हैं, उनके क्या जज्बात हैं? जी देखिए, जज्बात जो है वो बहुत ज़्यादा मजरूह हैं, क्योंकि हमने जो है वो इस प्लाज़ा और इसके बाद जो ऑपरेशन किया गया बॉडी सर्च को, उसमें जो है वो इंसानियत को मजरूह होते हुए देखा है। जो है वो पूरे जो लोग थे वो अंदर जो कि जल कर भस्म हुए हैं, उन्हें जब हड्डियों की सूरत में अहले खाना को दिया गया तो उन पे जो है वो गमों के पहाड़ टूट पड़े, और हर कोई जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली की जो है वो चीखो पुकार कर रहा था, और हुआ भी असल में यही है। और अहले खाना जो है वो अभी ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके प्यारे तो जो है वो चले गए हैं। 45 ऐसे अफराद हैं जिनकी शनाख्त जो है वो इस बेरहम आग ने जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दी है। जो हड्डियां मिली हैं वो हड्डियां जो है वो उनमें सिर्फ अब केमिकल जो है वो कैल्शियम जो है वो रह गया है, जो कि DNA के लिए जो है वो मददगार साबित नहीं हो रहा। उसका जो है वो अब केमिकल एग्जामिन करवाया जाएगा, और उसका जब रिजल्ट आएगा वो भी जो है वो इतना बताया जा रहा है कि सूदमंद साबित नहीं होगा कि उससे जो है वो एग्जैक्ट शनाख्त की जाए। तो वो 45 अफराद जिनके अहले खाना जो है वो अभी तक अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं कि उन्हें जो है वो लाश न सही कोई टुकड़ा ही दे दिया जाए, ताकि उनको जो है वो तसल्ली हो कि उनके प्यारे जो है वो यहाँ पर थे। बात की जाए तो इन 45 में से तकरीबन 30 अफराद ऐसे हैं जिनकी आखिरी लोकेशन जब ट्रैक की गई नंबर्स के ज़रिए, तो इस बात की तस्दीक हुई है कि वो इस प्लाजा के अंदर ही मौजूद थे। अब अगर इसमें मजीद बात की जाए तो 18 सैंपल जो है वो इंतहाई नाकिस थे, जिसकी वजह से जो है वो उनको लैब ही नहीं भेजा गया, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल सूरमा बन गई थी हड्डियां भी जलने के बाद। 12 सैंपल। और इनसे बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। माजिद निज़ामी साहब, हमें इस कदर अफसोस हो रहा है और इस कदर दुख हो रहा है, हमारे रिपोर्टर जब ये तफसीलात हमें बता रहे हैं तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लोग जो मुतासरीन हैं, वो लोग जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, और वो लोग जो बिल्कुल खाली हाथ हैं, जिनके पास उनके प्यारों की लाशें तक नहीं आई, वो क्या जज्बात रखते हैं। सर, अफसोसनाक जब भी कोई सानिया होता है, उसके बाद उससे भी गंभीर सूरत हाल ये होती है कि सियासत स्टार्ट हो जाती है। हम देख रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा के बाद अभी तहकीकाती रिपोर्ट आई है, उस पर शकूक व शुबहात हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन उससे पहले भी एक सियासत शुरू हो गई है, एक खींचातानी शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। हम कब इससे बाहर निकलेंगे और हम कब अमली इकदाम करेंगे? मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद हम इससे कभी बाहर ना निकलें। उसकी वजह यह है कि ये मामला किसी एक वाक़े का नहीं है, बल्कि ये हमारे जो रियासती मशीनरी है या गवर्नमेंट है उसके मिजाज को साबित करता है और उसको बताता है कि वो किस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। बिल्कुल जिस तरह हमने लाहौर की बात की, इसी तरह कराची के मामले को भी किसी पैटर्न पर अगर हम देखें तो तज्जिया करना इसलिए आसान है कि वहां पर भी अगले दिन से ही कौमी असम्बली और सेनेट में तकारीर शुरू हो गई। एक जानिब से पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हर इस तरह के हादसे के ऊपर चीफ मिनिस्टर का या वुज़रा का पहुंचना कोई इतनी जरूरी बात नहीं है, चीजों को इमदादी कार्रवाइयों को स्मूथ होना चाहिए। फिर मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर जवाबी वार किए, MQM जो है वो अपना मामला लेके आ गई है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, इंतजामी क्या गफलत थी,
किसकी कितनी कोताही थी उस पर बात नहीं की जा रही, क्योंकि सब ने उसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाला था। इमारत की मंजूरी से लेकर ट्रैफिक की सूरत हाल, आग बुझाने वाले आलात का ना होना, वहां पर मौजूद अफराद की, इंतजामिया की मिसमैनेजमेंट, ये वो सारी चीजें हैं जो एक सानहे को जन्म लेती हैं। और अगर हम अकाउंटेबिलिटी और मौसर एहतसाब की बात करें तो फिर ये तमाम जितने भी इसके जुज हैं या अज्जा हैं, उन पे एहतसाब लाजिम हो जाता है। वो तमाम लोग जिन्होंने इस गैर कानूनी इमारत के अंदर गैर कानूनी इक़दामात की मंजूरी दी, वो हो, उससे आगे बढ़ते हुए वहां पर नाकाफी इंतजामात का चेक रखने वाले हो, उसके बाद सड़कों के ऊपर आग बुझाने वाले आलात या उन गाड़ियों के हवाले से जो शिकायत है, वहां से लेकर ऊपर गवर्नमेंट के हायर अप्स तक जब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे तो हर एक का अपना अपना एक एक कसूर, एक एक जवाबदेही का अमल है। अगर वो नहीं होगा तो ये उसी तरह सिस्टम के अंदर चीज चलती जाएगी। हमारे सामने बल्दिया फैक्ट्री के साने की मिसाल मौजूद है। आज तक ये साबित हम नहीं कर पाते कि क्या वो दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, ऐसे ही है, या किसी ने अपना सिगरेट जला के भेज दिया, गवाह कौन था, वो नशई था, मांगने जो भत्ताखोर जो थे उन्होंने आग लगाई, या एक्सीडेंट हो गया। हर कोई अपनी अपनी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक इदारा जाती इस्लाहात की बात करना नामुमकिन है, फजूल है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया माजिद साहब। और मैं इसको रिलेट इस तरह से करना चाहूंगी कि ये जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई है अब्दुल्ला साहब, इसका भी सारा मलबा एक बच्चे पर डाल दिया जा रहा है और सारे सुबुकदोश हो रहे हैं कि बच्चे ने आग जलाई और आग वो फैल गई। और इसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे हैं कि जो एक्स मेयर थे उन्होंने आंखें बंद कर कर इस प्लाजे की मंजूरी दे दी, यानी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। कोई भी इस वाक़े को ओन नहीं कर रहा। तहकीकाती रिपोर्ट आती है, उस पर शुकूक व शुबहात सामने आ जाते हैं, और जिस तरह से हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि वो रिपोर्ट सोशल मीडिया से इकट्ठी करके बनाई गई है, कोई तहकीकात भी नहीं की गई। ये देखें जवेरिया भी बात यह है कि जितने भी ये तहकीकात हुई ये कैसे हुई, क्या सीसीटीवी फुटेज वहां मिल गई? तो मीडिया ने तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बताई। क्या वहां गुल प्लाजा के अंदर तो कई दिन तक तो लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां हालात इतने मखदूश थे, कोई जिंदा नहीं बचा जिसके से पूछ लेते कि वो ऐनी शाहिद होता, ये बच्चे ने आग लगाई, ये कहानियां कौन सुना रहा है? और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों सुनाई जा रही हैं। और चले बच्चे ने आग लगा दी, मान लिया हादसा इसी को कहते हैं ना कि लगा दिया, ट्रैफिक के भी हादसे हो जाते हैं। मकसद ये है कि क्या वहाँ जो मशीनरी थी, जो वहाँ इंतजामी जो तैयारियां थी, क्या वो पूरी थी? चले बच्चे ने तो आग लगा दी, बच्चा तो काम ही ये गलत करता है ना, उसने तो करके अपनी जिंदगी भी खत्म की, दूसरों की भी कर दी। बात यह है कि ये कौन जो ढकने जो थे वो भी लोग लेके गए थे, चोरी कर लिए थे उन्होंने, वो भी बच्चे का कसूर था। वो बच्चे ने क्यों जो है वो एक खुले गटर के अंदर, जबकि उसको पता था कि कितनी अच्छी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है कि उन्होंने इतने ढकने रखे हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने क्यों किया? मतलब ये कैसी बातें हो रही हैं। अभी तक जिस हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है, अब आप मुझे बताएं जिससे मुल्क 2 लख्त हो गया, वो आज तक चीज सभी सामने नहीं आ सकी। आप जो है गुल प्लाजा से निकालेंगे, मैं मान रहा हूँ गुल प्लाजा की जो मंजूरी दी गई वो गलत है। खुद जो है वो 2 साल पहले 2023 के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके अंदर खुद जो है मुर्तजा वहाब ने क्या बोला था? तो मुर्तजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी हाँ, मुर्तजा वहाब ने क्या बोला था? यही कहा था ना कि अब इसके बाद जो है वो किसी को नहीं इजाजत दी जाएगी और हम हर चीज चेक करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर रिकॉर्ड सारा जो है वो सामने आएगा। फिर क्या हुआ? क्या वो आ गया? अब तो वो उनकी जिम्मेदारी है ना ऑन। लेकिन बात यह है कि क्या आपने मुर्तजा वहाब को जाते देखा? सिंध हुकूमत में किसी को जाते देखा? किसी और महकमे के लोगों को जाते देखा? आप रोजाना अफवाज पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से आज भी रिपोर्ट चल रही है कि जनाब आर्मी चीफ साहब जो हैं वो भावलपुर गैरिजन गए। क्या आपको फायर ब्रिगेड की ड्रिलों के मुतालिक कोई चीज
क्या फायर ब्रिगेड की ड्रिल के मुतालिक कोई आपको नजर आता है? बिल्कुल क्या नहीं। आपको जो है वो पता चलता है कि रेस्क्यू के कैसे रेस्क्यू 1122 जो है वो किस तरीके से ऑपरेशंस करके और अपनी ड्रिल्स कर रही है? क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि होती नहीं है। जब अगर होंगी तो नजर भी आएंगी, मीडिया उसको कवर करता है, मीडिया का तो काम है कवर करना। लेकिन मसला यहाँ ये है कि कोई यहाँ अपनी रिस्पॉन्स, और फिर सबसे बड़ी बात है अदालत। नेस्ला टावर की मैं कहता हूँ इतनी बड़ी मिसाल है, इतना बड़ा टावर जो है वो खड़ा हो गया, किसी को नजर नहीं आया, बाद में चीफ जस्टिस ने गिरवा दिया। जिसने बनाया, जिसने इजाजत दी, जिसने जो है वो पैसे वसूल किए, बिल्डिंग अथॉरिटी, फलाना, इंस्पेक्टर, ये वो, तमाम के तमाम, ये पूरी दाल काली है। ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है और आवाम को इस काली दाल का जो है खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, कल तक हम बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो खासे खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन आज ये खबर आई है कि वो भी कुछ नाराज हैं, अफसरान की कारकर्दगी पर भी नाराज हैं, और इस रिपोर्ट के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी थोड़ी ऐसा लग रहा है कि मुश्किल में आ सकते हैं। क्या ये स्टंट है या वाकई मुश्किल में वो आ सकते हैं, और यकीनन आना भी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए? कुत्तों ने पूरे सिंध को जो है वो काट काट के जो है वो हलकान कर दिया। कितनी अमवात हो गई, कितने लोग जो थे उनको जो है वो रेबीज हो गई। मुझे ये बताएं कि उसके बाद हमने जो देखा वो क्या देखा? इसी तरीके से जो थरपारकर के अंदर मैं कहता हूँ भूख से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे जो है वो मर गए बेचारे। और उसके बाद हमने देखा तो वहां ये देखा कि थरपारकर के अंदर हमने सिंध जो है वो कल्चरल डे देखा, और जिस पे अरबों रुपए जो है वो खर्च कर दिया गया। ये पहले भी बिलावल साहब ने कहा था कि मैं सिंध की जो कारकर्दगी है उससे गैर मुतमईन हूँ। चले मान लिया, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। मुझे बताएं कि क्या उसके बाद उन्होंने कोई मिनिस्टर हटाया? कोई उन्होंने जो है वो उसके अंदर तब्दीली लाए? किसी के अंदर जो है किसी की सरजनिश की, किसी को जो है ओहदे से फारिग किया गया? तो फिर कैसी बातें हैं ये? मतलब वही वाली बातें हैं कि एक आदमी गुड कॉप बैड कॉप, खुदा के लिए बंद कर दें इस पाकिस्तानी कौम पर, रहम कर दें। ये पाकिस्तानी कौम मजबूर हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फारूक वड़ाई साहब, आपकी टेक लेना चाहूंगी सानिया गुल प्लाजा, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि बजाय इसके कि कुछ इकदाम हमें नजर आए, जिम्मेदारी ली जाए, सियासत इस कदर तेज हो गई है। वहाँ पे MQM इल्ज़ाम डाल रही है पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी सारा इल्ज़ाम MQM पे डाल रही है, और बिल्कुल वही हो रहा है जो किसी भी सानहे के बाद सिचुएशन हमें बनती नज़र आ रही है। क्या हम इस कल्चर से बाहर निकलेंगे? क्या हम कराची और सिंध को इम्प्रूव होता देखेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है जी, क्योंकि कराची को तो MQM के पास मेयर भी थे और फेडरल में भी उनका मुकम्मल उनका हिस्सा था। आज जैसी MQM नहीं थी, तब भी कराची को हमने इस तरह ही देखा। फिर सिंध हुकूमत का मामला ये था, वो कहते थे कि सूबाई हुकूमत उनके पास थी, लेकिन वो कहते थे कि लोकल गवर्नमेंट उनके पास नहीं होती। तो लोकल गवर्नमेंट अब उनका मेयर है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर उनका है, वजीर आला उनका है, मुकम्मल बाख्तियार उनके पास ना सिर्फ सूबे की हुकूमत है बल्कि जिन साथ वाले सूबे में भी हुकूमत है। 2 सूबों में गवर्नर भी मौजूद है, चेयरमैन सेनेट भी है, सदर पाकिस्तान भी है, और सबसे बढ़कर ये कि कराची का मेयर उनका है। सब कुछ उनके पास है, लेकिन अभी भी कराची का मसाइल जूं के तूं है। और इसमें जो खास तौर पे ये सान्या हुआ, इसमें तो हमें देखने में आया कि जैसे तवज्जो हटाई गई है कि पार्लियामान में इस लड़ाई को ले गए और एक खास पॉइंट स्कोरिंग पे चले गए। होना तो ये चाहिए था। देखें ना, इस तरह के वाकये को पहला वाकया थोड़ी हुआ है कराची में। इससे पहले इसके बिल्कुल दाएं बाएं प्लाजों में जाएं, आपको पता चलेगा इन पिछले 8 माह में 9 माह में 2-3 वाकयात हो चुके हैं, और इसका शोर ज्यादा हो गया, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इसके बाद कोई सिंध हुकूमत ने कोई गफलत पे कोई बंदे फारिग किए हों, को बताया हो कि यार इसको अप्रूव इसने किया था, MQM मुतालबा तो कर रही है वजीर आला को और मेयर को और वज़ीर इत्तलात को कि वो इस्तीफा दें। उन्हें पता है ना कि इनमें से ना लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर को ला सकते हैं ये, ना मेयर। वैसे तो इखलाकी चीज भी कोई होती है, लेकिन शायद वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन चले आप यार कोई बताएं तो सही ना, आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ, फायर ब्रिगेड लेट पहुंचा, वहां पर आलात नहीं थे, इसकी ये जितनी दुकानों की कैपेसिटी थी इससे ज्यादा दुकानें बन चुकी थी। आखिर कोई एक महकमा नहीं, 100 महकमे होते हैं जो ये प्लाजे वगैरह चीजें मामला देखते हैं।
कोई तो किसी की तो गफलत होगी ना, क्या ख्याल है? तो कोई बिल्कुल ऐसे ही गफलत है। वाला बंदा ही नहीं को सामने आ रहा, और हमें क्या, वो बॉल उधर फेंकते हैं, वो बॉल इधर फेंकते हैं, वो बॉल उधर फेंकते हैं। हम थोड़े 5-7 दिन 8 दिन हमने शो करनी है इसके ऊपर, उसके बाद यही प्लाजा है और बस ठीक है, मुतासरीन को हमने पैसे दे दिए, मुतासरीन को हम प्लॉट दे देंगे। लेकिन हम कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं कर रहे जिसकी वजह से बुनियाद पे हम कह सकें कि आइंदा कभी कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आएगा, या इसके बाद बाकी पूरे कराची में ही हमने बाकी प्लाजे देख लिए हों कि यार हालात बेहतर करने हैं, खुदा ना खास्ता यहीं पे कुछ ना हो, या दीगर चले पंजाब में कुछ मरियम नवाज साहिबा ने फौरी तौर पे हदायत जारी की हो, बाकी सूबों को तो ये भी तौफीक नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही। यानी खुद सिंध में और खुद दूसरे सूबों को, चलो इस थाने से सीख लो, थाने से बड़ा थाने ये है कि ये सीखने के लिए भी तैयार नहीं ठीक है, बिलावल अपनी भुट्टो गलती मानने के लिए भी अफसरान तैयार पे बरहम भी हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन नाराजगी से कुछ नहीं होगा। हमें अमली इकदामात उठाने की जरूरत है, और ऐसे इकदामात जो नजर भी आए, और ऐसे इकदामात जिससे ये चीज शोर हो जाए कि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। और अगर खुदा न खास्ता वाकयात होंगे तो हमारे पास इतनी अथॉरिटी होगी और हमारी टीम्स इतनी स्ट्रांग होंगी कि उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे भावलपुर को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भावलपुर का दौरा किया है और उन्होंने वाज़े किया है कि मुसल्लह फ़ौज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। दौरे हाजिर में जंग की नौयत तब्दील हो चुकी है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजिकल जंगी सलाहियत जिस्मानी तदाबीर की जगह लेंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ज़हनी तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है और इसीलिए मुसल्लह फ़ौज तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही है। अब्दुल्ला साहब, आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं, और फिर इसके बाद पाक फ़ौज के जवानों को जदीद डिजिटल आलात, साइंसी उलूम से लेस करके स्मार्ट फोर्स में ढालना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये बहुत अहमियत का दौरा है। विंटर कलेक्टिव एक्सरसाइजेज जो हैं उनका ये हिस्सा है। पाकिस्तान आर्मी की दो बड़ी एक्सरसाइजेज होती हैं, समर कलेक्टिव एंड विंटर कलेक्टिव, और ये उसी का हिस्सा है। 31 कोर का ये इलाका है, और खास तौर पे जब से पाक भारत जंग हुई तो उसके बाद से जो भारत ने अपनी फौज इस खित्ते में लगाई हुई थी भावलपुर के जो मदाफात के अंदर, तो वो अभी भी उन्होंने डी एस्केलेट नहीं किया, वो वही मौजूद हैं। इसलिए भावलपुर जो है वो एक बहुत अहम जगह है, क्योंकि जब उन्होंने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जो है कॉन्सेप्ट पेश किया था भारतीय फौज ने, तो उसके अंदर भी भारत ने यही सोचा था कि किसी सूरत इस जगह को जो है वो अलहदा कर दिया जाए, दरमियान में सिंध और जो पंजाब के दरमियान में जो इलाका है उसको काट दिया जाए, ये उनका ख्याल था। और वो फिर इस तरह से बलूचिस्तान के अंदर उनकी जो है इनग्रेस हो जाती। इसी तरीके से माजी के अंदर अगर हम चले जाएं 1980s के अंदर, तो उन्होंने ऑपरेशन ब्रास्टेक किया था, और ब्रास्टेक भी जो है बुनियादी तौर पे यही उसके मक्कार से थे। इसलिए जो 31 कोर है वो एक बहुत अहमियत की हामिल है। वहाँ जो कोर कमांडर साहब हैं जनरल अकील, वो पहले जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान आर्मी के वो देखते रहे, और ये उनकी जो इंडक्शन हैं, जिस तरीके से वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह फील्ड मार्शल साहब ने बात की, इसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर रियल टाइम मॉनिटरिंग है, इसके अंदर जो है वो आपके जो हेलमेट्स हैं उनके ऊपर कैमरास लगे होते हैं, और वो हर जो चीज है वो आपको ड्रोन के जरिए नजर आ रही होती है, और आप उसी वक्त जो है वो फैसले करते हैं। पीछे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, इसी तरह से आर्मी लाइट रेडियो ग्रुप्स का जो है वो इंडक्शन की गई है। ये तमाम चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। साथ ही साथ उनको इंटेलिजेंस आती है, उनको भी खातिर रखना पड़ता है, और ये तमाम चीजें जो हैं इनको कन्फिगर करना, एक जगह के ऊपर लाना, ये मेरे ख्याल में बड़ा अहम है। अब क्योंकि जंग के जो बूट्स ऑन ग्राउंड के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जरा निस्बतन कम हो गए हैं भावलपुर में, क्योंकि हमारे पास मैकेनाइज्ड डिविजन्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है इन्फेंट्री और हमारे आर्मर्ड कोर जो है वो दोनों मौजूद हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो इस टाइम पे सारी सूरत हाल चल रही है, ये जो आर्मी चीफ का दौरा है, ये ट्रूप्स को एक तो हौसला मिलता है, दूसरी जानिब जो है वो उनकी तैयारियों को जो है वो देखते हैं, तीसरा ये है कि उसके अंदर अपने जो मुख्तलिफ कमांडर्स हैं जो कि उनके रेलिवेंट कमांड्स के इलाके होते हैं, यानी कि कोर ऑफ सिग्नल्स को अलहदा लिया जाता है। इसी तरीके से हमारी जो जाहिर है मिसाइल फोर्सेस हैं उनको साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, और खास
तौर पे आर्मी एविएशन का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि अब एविएशन जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ गई है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको देखते हुए जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते हैं, उसका मकसद ही यही होता है कि वो पेशा वराना सलाहियतों को और फिर जरूरियात के मुताबिक वहाँ फैसले करते हैं, फौरी इमीडिएट फैसले होते हैं, यानी कि जो कोई वहाँ कमजोरियां होती हैं, कोताहियां होती हैं या फिर कोई जरूरियात होती हैं, उनको पूरा करना जो है वो आर्मी हाई कमांड की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। मेरे ख्याल है कि ये एक दौरा जो है दुश्मन के लिए भी बड़ा एक अहम पैगाम है और अफवाज की पेशा वराना सलाहियत को मजबूत और मुस्तहकम करने के अंदर भी एक अहम किरदार है। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, अब सरफराज बुगटी साहब की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से उनका एक बड़ा अच्छा रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के लिए बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान से है। सर, किस तरह से आप देखते हैं बलूचिस्तान, केपी के बाद हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी की जो लहर है वो बड़े अरसे से जारी है और यहाँ पे भी दहशतगर्दी का कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बलूचिस्तान के साथ एक बहुत तवील बॉर्डर अफगानिस्तान का लगता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। साथ ही साथ ईरान का भी तकरीबन 900 किलोमीटर बॉर्डर है, वो भी बलूचिस्तान। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा वसी इलाका है, 44% पाकिस्तान का हिस्सा है, दूर दराज इलाके हैं, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं और दहशतगर्दों के लिए वहाँ छुपना और अपना किरदार अदा करना बड़ा आसान है निस्बतन। इसी तरीके से समुंदर का रास्ता है, एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है जिसके ऊपर मतलब इतनी बड़ी आर्मी को या कोई कोस्टल जो आपकी प्रोटेक्शन यूनिट्स होते हैं उनको नहीं लगाया जा सकता। एफसी है, रेंजर्स हैं, इन लोगों का काम उस तरीके से, वहां तो खैर रेंजर नहीं है, एफसी है, लेकिन मकसद यहाँ यह है कि अभी उन्होंने आर्मी ने जो है वो एक एफसी साउथ है, एक एफसी नॉर्थ है, 2 हिस्सों में बांट दी है, वो अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसी तरीके से कोस्ट गार्ड है, पाकिस्तान नेवी है और अहम तरीन जो बेसेस हैं नेवी के वो भी वहां मौजूद हैं। तो दुश्मन की कोशिश यही है कि वो दहशतगर्दों के जरिए, क्योंकि बराह रास्त वो करके कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए वो दहशतगर्दों के जरिए लोगों के अंदर मनाफरत फैलाता है, लोगों के है और उसके बाद जो है वो दहशतगर्दी करता है। अब जो सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो मेरे ख्याल है कि बड़े मंझे हुए इंसान हैं, वजीर दाखिला भी वो इंटरम रह के गए हैं, उनको इल्म भी है मामलात का और वो एक बलोच कबाइल से ताल्लुक भी रखते हैं। वो खुद कलपर बुगटी जो है वो है मौजूद अब, और अभी उनको हालिया जो अपने कबीले का सरबराह भी जो है वो चुना गया है। ये सारी चीजों के साथ साथ जो उनका एक नेशनलिज्म है, मैं समझता हूँ वो बड़ा मजबूत नेशनलिज्म है। मैं उनको पुराना जानता हूँ, हमारा पुराना जो है वो एक दूसरे के साथ दोस्ताना है। मैं ये समझता हूँ कि वो एक कम से कम राइट डायरेक्शन के ऊपर वो लेके चल रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि दहशतगर्दी है, वो कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब के मनफी प्रोपेगेंडा का हम हिस्सा नहीं बनेंगे और रियासत की जो रिट है उसे हर सूरत कायम किया जाएगा। जी, वो सियासी देखे ना, वो इसको जो सियासी तौर पर काउंटर कर रहे हैं, ये बड़ा अहम तरीन है, क्योंकि जाहिर है जो काइनेटिक डोमेन है वो तो फौज कर रही है और वो पुलिस कर रही है, लेकिन जो सियासी सतह के ऊपर जो उनके नैरेटिव को जो है काउंटर करना है और उस बेबुनियाद लग़्व झूठे प्रोपेगेंडे को निगेट करना है, उसके लिए सरफराज बुगटी साहब मेरे ख्याल में बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मुतअद्दिद प्रोग्राम भी जो है वो शुरू किए हैं, खासतौर पे यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, वो वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दहशतगर्दों को जो है कौमी धारे में जो है वो शामिल किया गया, जिसकी मिसाल सरफराज बंगल रही और गुलजार इमाम शंबे जैसे और दीगर लोगों की मौजूद है। यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरीके से बाकायदा सबवर्जन के जरिए, आपको याद है कि वो डॉक्टर उस्मान जो था वो लोगों को ब्यूटम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो गुमराह कर रहा था, वो फिर पकड़ा गया। अब ये तमाम सारी चीजें जो है वो मेरे ख्याल में सरफराज बुगटी साहब इनको जो है वो एड्रेस कर रहे हैं और ये बातें करना ये एक हौसला बढ़ाने की बात होती है। इसमें कोई को शुबा नहीं है कि उन्होंने जो है वो बी एरियाज को ए एरिया में कन्वर्ट किया, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि उनको देना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने साथ ही साथ जो है वो लोगों के जो मसाइल हैं उनको जो है वो एड्रेस कर रहे हैं और वहां जो एक लेवी का निजाम था उसको जिस तरीके से खत्म किया, ये भी क्रेडिट मेरे ख्याल में उनको जाता है। पुलिस जिन इलाकों में नो गो एरिया थे, आज वहां पुलिस जा रही है, तो ये मेरे ख्याल में तमाम चीजें जो हैं ये पॉजिटिव साइंस हैं। अल्लाह करे कि हम खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह के पॉजिटिव साइंस देखें। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।